हेलो एवरीवन, आई एम राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट पे। स्टूडेंट्स, आज रिपब्लिक डे है तो हमारी ओर से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वीडियो में जो बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया गया था जिसको आंसर करके हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्मेट पे आप लोगों को भेजना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस पर रिस्पॉन्स आया भी है, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं भेज पाए हैं तो आज रात 12 बजे तक आप उसको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। और ये हम लोगों का सोशल मीडिया लिंक्स है जिससे आप जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 2015 और 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और फिर जो अगला वीडियो सेशन आएगा उसमें हम लोग 2017 और 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने 2019 तक का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2015 और 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन से। तो सबसे पहले ये हम लोगों के पास 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये है। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड +3.2 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb and -3.2 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 multiplied 10 to the power minus 10 meter is। तो यहां पर देखिए दो चार्ज है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मेशन होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज से होता है और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू L। अब यहां पर Q क्या है? 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू लेंथ देख लीजिए कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10 ये दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर जो हम लोग चार्ज लेते हैं तो चार्ज में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है, या ऐसा कर लीजिए कि सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को लिया जाता है। जब आप 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 7.68 और ये 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये होगा -29 और इसका यूनिट जो होगा Q चार्ज के लिए क्या होगा? कूलम और लेंथ के लिए क्या होगा? मीटर। तो कूलम मीटर इसका क्या होगा? यूनिट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकता है कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है। हालांकि शायद पहले प्रीवियस ईयर में आया भी, पूछा हुआ भी गया है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? तो उस big drop के आपको कैपेसिटी पूछ रहा है। तो देखिए जो ड्रॉप होगा उसका शेप क्या होगा? उसका शेप होगा स्फेरिकल और स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी कि हमको रेडियस चाहिए होगा तब जाके हम कैपेसिटेंस के बारे में बता सकते हैं कि कितना होगा। यहां पर क्या है कि जो छोटा ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और एक आपको बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। ये जो बड़ा ड्रॉप है ये 64 ऐसा ड्रॉप से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, ये जो स्मॉल ड्रॉप है इसका रेडियस क्या है? r है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को लिखें, बड़े वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू, अच्छा इस एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। उस स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम होगा और ऐसा 64 ड्रॉप को लाए हैं तो ये बड़ा ड्रॉप बना है। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस सपोज कर लीजिए कि है r डैश, तो इसके वॉल्यूम को लिखा जाएगा बड़े वाले ड्रॉप को 4/3 पाई r डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब।
यहां से 4/3 और पाई, 4/3 पाई और कैंसल आउट हो गया। तो यहां से जो बचा r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 64 r क्यूब। तो यहां से r डैश का जो वैल्यू हो जाएगा, उधर जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4, और r क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा r। यानी कि बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो छोटे ड्रॉप के रेडियस का 4 गुना हो गया है। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल, अगर आपका ड्रॉप होगा तो स्फेरिकल ही होगा, और स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब रेडियस r है यानी कि स्मॉल ड्रॉप का, तो आपका कैपेसिटेंस क्या है 5 माइक्रोफैराड है। बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या हो गया है 4r, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 20, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब जब r रेडियस है तो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, और जब रेडियस 4r हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस भी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है। तो देखिए किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है एनर्जी का, सभी को पता है। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट है। तो किसी भी पॉइंट पे सारे करंट का जो सम होता है वो क्या होता है 0। तो इसका क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है कि परमिएबिलिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना होगा तो इसके डायमेंशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना होगा बी का। तो अगर बी के डायमेंशन निकालने का हम लोग कोशिश करें तो बी का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से। आपके पास एक लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, ठीक है। और जब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक कीजिएगा तो ये होगा Q VB साइन थीटा, और यहां से जब आप B के वैल्यू को लिखिएगा तो ये हो जाएगा F बाई Q V साइन थीटा। और जब हम यहां से B का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, फोर्स का होगा MLT-2 और चार्ज के लिए होगा AT। लेकिन यहां पर हम चार्ज का जो डायमेंशन लिखेंगे ना, तो देखिए करंट के लिए जो डायमेंशनल सिंबल है ना वो A भी लिया जाता है या I भी लिया जाता है। तो यहां पर हम करंट के लिए डायमेंशनल सिंबल I लेंगे, तो इसलिए AT ना लिख के उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम IT लिखेंगे। क्योंकि देख रहे हैं आंसर में I है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वहां पर करंट का डायमेंशनल सिंबल I लेना है। तो ये आपका IT हो गया। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का। और वेलोसिटी या स्पीड कर लीजिए, इसका होता है LT-1। तो अब आप यहां से देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एक के नीचे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और t का पावर +1 और t का पावर -1, तो t का पावर 0 यानी कि ये t भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्या बचा I बचा, ठीक है। अब इस I को ऊपर लेकर चले जाइए तो क्या होगा MT-2 और I-1, ठीक है। MT-2 I-1, MT-2 I-1, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब अगर हम यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया MT-2 और I-1, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और अब निकालने का कोशिश करते हैं परमिएबिलिटी का, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर μ0I/2R, और यही μ0 क्या है परमिएबिलिटी है। तो यहां से अगर हम लोग μ0 के वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा B × 2R/I। अब μ0 का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले B का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल के रखा है MT-2 और I-1।
और 2 एक कांस्टेंट है तो उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। r क्या है, रेडियस यानी कि लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l हो जाएगा बाई, और I करंट है तो इसके लिए डायमेंशनल सिंबल हम लोग I ही रखेंगे। अब ये I जब ऊपर जाएगा तो I का पावर -1 हो जाएगा, और पहले से I का पावर -1 है यानी कि I का पावर -2 हो जाएगा, और L है तो अगर हम सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो पहले लिखेंगे m, उसके बाद लिखेंगे L, और उसके बाद लिखेंगे t-2, और ये I ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I का पावर -2। तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, परमीबिलिटी का। तो यहां से चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए, ml t-2 I-2, ml t-2 और I-2, इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा जा रहा है कि इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट, कई बार आ चुका है, पता है आपको क्या होता है इंपीडेंस, √r² प्लस ω² L²। 7 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पैरेलल टू E क्रॉस B। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, अगर कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करता है, मान लीजिए कि आपका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे पेपर वेट होता है ना ग्लास का बना हुआ, तो इसमें लाइट जब आएगा और इंटर करेगा, ये नॉर्मल हुआ, तो ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, यानी कि रेयर से डेंसर में आने पे लाइट का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इनटू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी होता है और ये मीडियम के चेंज होने से चेंज होता नहीं। अब स्पीड चूंकि घट गया है तो वेवलेंथ भी क्या होगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्लास स्लैब में जब ये लाइट रे इंटर करेगा तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, तो ये वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट के लिए, तो नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन डी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कितना बार पूछा जा चुका है, V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एनर्जी, ऑप्शन डी। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ, तो लेंज लॉ जो है वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो फाइनल इमेज होगा वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन टू converging lengths of same focal length f are placed in contact then the focal length of the combination is, तो कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से आप देख पाइएगा कि दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ है वो सेम ही है, f, तो यहां पे हम पुट करेंगे 1/f और 1/f, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, f, तो 1 प्लस 1, यानी कि जो 1/f इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2/f। तो यहां से जब आप f इक्विवेलेंट निकालना चाहिएगा तो इसको पलट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, f/2। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स, तो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो पोलराइजेशन को सपोर्ट करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, ठीक है, तो ये आपका होता है इंटरफेरेंस की वजह से, आपका जो थिन फिल्म होता है उसका कलर, उसमें कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, तो सभी को पता है पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, cos फाई के बराबर होता है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, हेनरी, सभी आदमी को पता है। द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन है 23 नंबर
द इक्वेशन ऑफ एन एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग अपने करंट के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, तो यहां से देख पा रहे हैं कि जो टी का कोफिशिएंट है ओमेगा और यहां टी का कोफिशिएंट क्या है 100 पाई। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं कि जो ओमेगा होगा वो 100 पाई के बराबर होगा और ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई एफ के। ये बराबर हो गया 100 पाई के, तो यहां से एफ बराबर आप निकाल सकते हैं 100 पाई बाई 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से 100 50 बार में कट गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही होगा, 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो निकेल है, निकेल आपका कैसा, निकेल जो है पूछ रहा है कि निकेल क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक में है कि आपका डायमैग्नेटिक में। ठीक है, तो देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये सब आपका क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो निकेल होगा वो आपका क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ से इसमें क्या है रिलेटेड है किससे, तो ब्रूस्टर लॉ आपको इसमें रिलेटेड है म्यू बराबर 10 आईपी, जहां पर आईपी क्या होता है पोलराइजिंग एंगल होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है ब्रूस्टर लॉ से निकल के आता है म्यू बराबर 10 आई। क्वेश्चन नंबर 26, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये भी आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है वीडियो सेशन में हम लोगों के। तो आरएमएस वैल्यू जो होगा ये बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। तो यहां से आई आरएमएस बाई आई नॉट जब लिखिएगा तो ये क्या आएगा 1 बाई रूट टू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है टीवी ट्रांसमिशन के लिए। ये भी आपका एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पहले आ चुका है, शायद मॉडल सेट में था। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज क्या है टीवी ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो इस तरीके से हम लोग 2015 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो ये रहा आपके सामने 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका टॉर्क निकल के आता है वो आता है P क्रॉस E। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा P क्रॉस E टॉर्क का फॉर्मूला होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है M क्रॉस B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क जो कैलकुलेट होकर आता है वो M क्रॉस B आता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट होकर आता है वो P क्रॉस E आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। ए और बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आपको निकालना है। तो देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर देख पा रहे हैं 6 फैराड का, ये दोनों सीरीज में है और सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो 6 का एलसीएम क्या हो गया 6 और ये 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2/6। क्या हो गया 2/6। तो अगर ये 2/6 हो गया तो कट के कितना आ जाएगा 1/3। कितना हो गया 1/3। तो 1/C इक्विवेलेंट आया 1/3। तो यहां से C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 3 है और ये 3 फैराड और ये 6 फैराड आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर C1 प्लस C2 के। तो 3 और 6 ऐड होकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि 6 नंबर कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। इलेक्ट्रिक सर्किट का आपसे पावर पूछा जा रहा है, फिर से आपका वही रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा V² बाई R।
और यहां से देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। और अभी अभी हमने पीछे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है क्या, देखिए याद कीजिए कि अभी हम जब परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं mt-2i-1, यही हम लोग निकाले हैं mt-2i-1। तो देखिए यहां पर अब देखिए इसमें L का टर्म नहीं है, तो आप L के टर्म को अगर लाना चाहते हैं तो L का पावर क्या कर दीजिए 0, mL0 t-2 और i-1, ठीक है। तो आप यहां से देखिए तो मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें I पहले लिखा गया है, ठीक है, I पहले लिखा गया है, I का पावर -1 mL0 और t का पावर -2, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, पिछले साल भी पूछा हुआ था 15 में भी, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos phi इक्वल टू r बाई जेड होता है ना, cos phi इक्वल टू r बाई जेड। और एलआर सर्किट का जो इंपीडेंस होगा, एलआर सर्किट का जो इंपीडेंस होता है अभी अभी पिछले साल में भी पूछा था, क्या होता है √r² प्लस ओमेगा l²। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी, r बाई जेड, और ये जेड रहा और एलआर सर्किट का जेड यही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि when the intensity of magnetic field is increased 4 times, the time period of suspended magnetic needle becomes। तो देखिए मैग्नेटिक नीडल के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t बराबर 2 पाई √I/mb। अब आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड से जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया है 4 टाइम्स, यानी कि अगर आप ये 4 भी कर दीजिएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा 2, जो कि नीचे में रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, पिछले साल 15 में भी पूछा था, फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रेज किसमें डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो देखिए बीटा रे एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल आपको दोनों तरह के फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। 10 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट है, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट है, आंसर कितना था 20 माइक्रोफैराड। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट है, ये आपका होगा 0। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं या वोल्टेज को ही बोलते हैं। तो मेरे पास V का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क बाई चार्ज, और वर्क के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होता है mL² t-2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने 80 नहीं IT लिखा है क्योंकि ऑप्शन में I है, ठीक है। अब इसमें से सबको आप ऊपर लेके जाइएगा, तो देखिए m पहले से आपका है ही, और l² देखिए पहले से ये भी आपका है l², और t जब ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि t का पावर आपका क्या हो जाएगा -3, और ये जो I है जब ये ऊपर जाएगा तो I का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं D नंबर mL² t-3 है, और यहां I का पावर -3 लिखा है, तो ये मिस्टेक है, यहां पर जो होगा I का पावर -1 होना चाहिए, ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी नंबर सही होगा, और यहां पर जो I का पावर -3 पहले से लिखा हुआ था वो नहीं होगा, I का पावर -1 होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के नाम से भी जान सकते हैं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा mL² t-3 I-1, ऑप्शन डी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है। तो देखिए एम्पियर आवर, तो एम्पियर का मतलब क्या हो गया करंट, और आवर किसका यूनिट है टाइम IT, और IT किसका फॉर्मूला होता है Q का, Q बराबर IT, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा रिएक्टेंस का यूनिट क्या है। तो देखिए रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के ही जैसा होता है, ये AC सर्किट में आता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा ओम, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट फिर से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा वेवलेंथ, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम एमीटर को शंट करते हैं तो उसका मेजरिंग रेंज क्या होगा। शंटिंग का मतलब होता है कि एमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना,
तो उसका जो मेजरिंग रेंज होता है एमीटर को संट करने से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अगेन रिपीट हुआ है, क्या होगा ऑप्शन, हेनरी। हॉट वायर एमीटर मेजर्स, तो हॉट वायर एमीटर जो है वो आपका आरएमएस मेजर करता है, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, N1 and N2 आर नंबर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना पड़ता है, इसलिए सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है, क्या मेजर करता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करता है एनर्जी। डायनेमो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक मूवमेंट का आपसे यूनिट पूछ रहा है, तो ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है, ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, इट्स मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाता है। ये आपके पहले के वीडियो सेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज hc by लैम्डा, तो कहां है hc by लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी hc by लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following has मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो गामा के पास जो होता है वो आपका मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि मेजॉरिटी करंट क्रिएट क्या होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करंट क्रिएट क्या होता है, होल्स होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियो सेशन में अब हम लोग आप तक 2017 और 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ आएंगे, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक के साथ भी आएंगे जो आपको एग्जाम में क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो इसका लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू।